घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये इस बात की गवाही है कि आदमी क्या होना चाहे और क्या हो सकता है। ये उसके होने और उसकी संभावनाओं की गवाही है। मैं आपको पर्दे पर एक मूंछ दिखाऊं और पूछूं कि आपके मन में क्या आता है। क्या ऐसी तस्वीर आती है जिसने करोड़ों के चेहरे पर मुस्कान लाई, या ऐसी तस्वीर आती है जो करोड़ों के चेहरे पर डर लेकर आया? क्या इस मूंछ को देखकर आपको चार्ली चैपलिन याद आते हैं या हिटलर याद आता है? और हमें आज ये सब क्यों याद आ रहा है? क्योंकि जर्मनी में फिर से हिटलर की विचारधारा बड़े पैमाने पर फैल रही है। इसका फैलाव सिर्फ जनता के बीच हो, कुछ राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी नस्लीय श्रेष्ठता के दंभ से घिरे लोगों के बीच हो, ऐसा नहीं है। इन नियो नाजी की घुसपैठ जर्मनी की सेना, उसकी सबसे स्पेशल यूनिट्स के भीतर तक हो चुकी है और ये लोग ताकत के पिरामिड में शीर्ष तक पहुंच चुके हैं। इसलिए आज दुनियादारी में विस्तार से बात जर्मनी, नियो नाजी और इनसे जुड़े सुरक्षा के प्रकरणों की। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का लल्लन टॉप बुलेटिन है जिसका नाम है दुनियादारी। मैंने एक शब्द का जिक्र किया, नियो नाजी। क्या है ये? हिटलर की नाजी विचारधारा के नए अनुयायी। ये नियो नाजी तेजी से फैल रहे हैं, इतनी तेजी से कि जर्मनी को अपनी अहम सिक्योरिटी फोर्स की एक यूनिट को भंग करना पड़ा, 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिस अधिकारी सस्पेंड करने पड़े और लेटेस्ट अपडेट यह है कि जर्मनी ने अपनी सैन्य खुफिया एजेंसी के मुखिया को भी निलंबित कर दिया है। विस्तार से जानते हैं। मिलिट्री में एक काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है। प्राइमरली इसका काम होता है दूसरे देशों द्वारा जो जासूसी की जा रही है उसको रोकना। जर्मनी की सेना में यह जिम्मा जिस एजेंसी के पास है उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मैड, MAD, मैड। इस एजेंसी की एक और जिम्मेदारी है, जो देश की सेना है, पुलिस बल है, इसके भीतर कहीं कट्टरपंथ तो नहीं बढ़ रहा, किसी खास विचारधारा की तरफ, धर्म की तरफ, नस्ल की तरफ झुकाव तो नहीं बढ़ रहा, इसकी जांच करना। इस एजेंसी के मुखिया थे क्रिस्टोफ ग्रेम। वो 2015 से मैड का नेतृत्व कर रहे थे। 24 सितंबर को जर्मनी की सरकार ने तय किया कि क्रिस्टोफ को नौकरी से निकाला जाएगा। इस फैसले के तहत उन्हें अक्टूबर की शुरुआत में वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। शीर्ष खुफिया एजेंसी के मुखिया को पनिश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? एक घटना समझिए, उससे शायद आपको सिरा मिले। घटना 1 जुलाई 2020 की है। इस दिन जर्मनी की रक्षा मंत्री हैं एनेग्रेट। उन्होंने एक ऐलान किया, कहा कि जर्मनी की जो सबसे इलीट, सबसे ट्रेंड स्पेशल फोर्स है KSK, जिसका फुल फॉर्म है कमांडो स्पेजियाल क्राफ्टे, 1996 में बनाई गई ये फोर्स, इसका काम युद्ध प्रभावित देशों में अगर जर्मनी के नागरिक फंसे हुए हैं, बंधक हैं, तो उन्हें रिहा करवाना। होस्टेज सिचुएशन के लिए सबसे इफेक्टिव फोर्स। इस टॉप सीक्रेट KSK फोर्स की 4 यूनिट हैं। जुलाई 2020 में मंत्री जी ने ऐलान किया कि एक यूनिट को भंग कर दिया गया, बाकी 3 यूनिट पर भी कार्रवाई की गई। उनसे कहा गया पुराने सब रिक्रूट्स को हटाइए, नई भर्तियां करिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जो आपका ट्रेनिंग और लीडरशिप का मॉड्यूल है, रूल्स हैं, उनको भी बदलिए और इसके लिए KSK को अक्टूबर 2020 तक का समय दिया गया। ये फैसला भी लिया गया कि जब तक KSK में ये बदलाव नहीं होते तब तक उसे काम पर नहीं भेजा जाएगा। रक्षा मंत्री ने सिर्फ ऐलान किया हो यूनिट के भंग होने का, कार्यप्रणाली के बदलाव का, ऐसा नहीं है। जुलाई के अपने बयान में उन्होंने और भी कुछ कहा। क्या कहा? KSK की एक यूनिट बेहद कट्टरपंथी विचारधारा को प्रश्रय दे रही थी। इसमें इतने ज्यादा कट्टरपंथी भर गए थे कि भंग करना पड़ा। KSK का पुनर्गठन करके हम इस इलीट कमांडो फोर्स को रीसेट होने का मौका दे रहे हैं। जर्मनी को KSK की जरूरत है, लेकिन ये अपने मौजूदा स्वरूप में काम नहीं कर सकता। हम इसकी सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये था मंत्री जी का बयान जो जुलाई 2020 में दिया गया। इस फैसले के करीब 6 हफ्ते पहले मई 2020 में भी एक बड़ी घटना हुई थी। जांचकर्ताओं ने तब KSK के एक सार्जेंट मेजर रैंक के अधिकारी के घर छापा मारा और छापे में एक सीक्रेट बंकर मिला अधिकारी के घर में। और बंकर के अंदर क्या था? बड़ी मात्रा में हथियार, सेना के हथियार, जिन्हें चुरा कर बंकर में छिपाया गया था। इसके अलावा इस ऑफिसर के पास नाजी विचारधारा से जुड़ी कई सामग्री मिली, प्रिंटिंग मटेरियल मिला। पता चला कि वो हिटलर को मानता है, नियो नाजी विचारधारा को फॉलो करता है, नस्लीय श्रेष्ठता में यकीन करता है। फिर पता चला
कि ये जो अफसर हैं इनके कई साथी भी हैं और ये एक दूसरे से जब सेना की गारद के बाहर मिलते हैं, बैरक के बाहर मिलते हैं, तो जिक हाइल तरीके से सैल्यूट करते हैं। अब ये सैल्यूट का कौन सा तरीका है? जिक हाइल हिटलर द्वारा प्रचलित किया गया नाज़ी सैल्यूट है। आपने कई पुरानी तस्वीरों में हिटलर को इसी तरीके से हाथ आगे फैलाकर सैल्यूट करते देखा होगा। एक टर्म आपने सुना नियो नाज़ी, शुरू में और यहाँ भी। अब थोड़ा विस्तार से इस विचारधारा के बारे में बताते हैं। सिर्फ हिटलर का नाम लेने से पता नहीं चलता कई बार। हिटलर और उसके क्रूर नाज़ी जर्मनी का समर्थन, यहूदियों से नफरत, उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना, अल्पसंख्यकों से नफरत करना, समलैंगिकों से नफरत करना, ये है नियो नाज़ीवाद। केएसके के जिस सार्जेंट मेजर के घर छापेमारी हुई थी, वो अपनी यूनिट में नियो नाज़ी विचारधारा को मानने वाला अकेला अधिकारी नहीं था। 20 और कमांडोज थे जिन पर यह संदेह था। फिर पता चला और जांच में कि केएसके के पास करीब 48,000 राउंड गोलियां हैं, 62 किलो विस्फोटक पदार्थ है जो गायब है। संदेह है कि एमुनिशन गायब करने के पीछे शायद इन्हीं लोगों का हाथ हो। खबर यह भी आई कि जर्मनी के 600 से ज्यादा सैनिकों पर नियो नाज़ी कनेक्शन को लेकर जांच हो रही है। यानी गोला बारूद गायब है और अपने कमांडो, अपने ऑफिसर रोग हो रहे हैं। ये सारे प्रकरण गोला बारूद के, रोग, कमांडोज के थे, केएसके से जुड़े। और इनकी जांच कौन कर रहा था? मिलिट्री काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि मैड। और इसी के मुखिया थे क्रिस्टोफ, जिन्हें 24 सितंबर को नौकरी से निकाला गया। हमने आपको बताया। खबरों के मुताबिक क्रिस्टोफ की निजी निष्ठा पर किसी को शक नहीं था। दिक्कत थी उनके लीडरशिप रिकॉर्ड से। क्रिस्टोफ पिछले 5 साल से मैड के मुखिया थे। उन पर जर्मन सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के भीतर बढ़ते कट्टरपंथ की मॉनिटरिंग करने का जिम्मा था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। पिछले 5 साल में जर्मन सेना के भीतर नाज़ी विचारधारा को मानने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। एक के बाद एक नियो नाज़ी स्कैंडल सामने आते रहे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है 3 साल पुरानी ये घटना, 27 अप्रैल 2017 की घटना। क्या होता है? इस रोज केएसके की एक यूनिट ने एक लेफ्टिनेंट के लिए रिटायरमेंट पार्टी रखी। पार्टी में यूनिट के लोगों ने एक दूसरे को नाज़ी सैल्यूट दिए, कट्टरपंथी गाने बजाए, सुअर के कटे सर को उछालने की प्रतियोगिता रखी। सुअर का सर उछालना कट्टरपंथी प्रतीक माना जाता है। यहूदी और इस्लाम धर्म में सुअर खाने की पाबंदी है। ऐसे में इन दोनों धर्मों से नफरत करने वाले कट्टरपंथी सुअर का सर टॉस करके इन दोनों धर्मों के प्रति अपनी घृणा का इजहार करते हैं। जर्मन सेना में कट्टरपंथियों की बढ़ती संख्या से जुड़ा ये सिर्फ एक मामला नहीं कि एक पार्टी वन ऑफ थी हुई कार्रवाई हो गई। और भी कई खबरें लगातार आईं। अप्रैल 2017 की एक और घटना बता देते हैं, जब जांचकर्ताओं ने सेना के एक लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया। ये अधिकारी एक आतंकवादी हमले की योजना बना रहा था। इसकी प्लानिंग थी खुद को सीरियन शरणार्थी बताकर टेरर अटैक करना, ताकि जर्मनी में सीरियन शरणार्थियों के खिलाफ गुस्सा भड़के। सेना के इस अधिकारी के कट्टरपंथी झुकाव के बारे में 2014 से शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई देर से हुई। इस अफसर की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्ते बाद एक आर्मी बैरक से भी बड़ी मात्रा में नाज़ी सामग्री मिली। इसमें हिटलर की सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेलमेट भी शामिल था। नाज़ी विचारधारा का बढ़ता असर, इससे सिर्फ आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ही परेशान हैं क्या? नहीं, जर्मन पुलिस का रिकॉर्ड भी परेशान करने वाला है। 16 सितंबर की घटना है पिछले दिनों की, यही समझ लीजिए, आइडिया लग जाएगा। इस रोज जर्मनी ने अपने 29 पुलिस अफसरों को निलंबित कर दिया। कार्रवाई की वजह 5 व्हाट्सएप ग्रुप। ये पुलिस अधिकारी इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के सहारे एक दूसरे से बातचीत करते थे, और सामान्य बातचीत नहीं, हेलो हाय हाउ आर यू, क्या कर रहे हो वीकेंड पे। बातचीत होती थी नाज़ी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली चीजों की। कंटेंट शेयर किया जाता था। हिटलर और नाज़ी जर्मनी से जुड़े बाकी प्रतीकों की तस्वीरें भी साझा की जाती थी। गैस चेंबर में मर रहे लोगों की तस्वीरें डाली जाती थी। और भी कई गंभीर आरोप हैं, मसलन जर्मनी की एक्ट्रेस इदिल बाइदर का केस। 2019 में इदिल को कई बार जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने ईमेल में NSU 2.0 नाम से हस्ताक्षर छोड़ा। ये NSU 2.0 क्या है? ये नियो नाज़ी विचारधारा से जुड़े एक संगठन, नेशनल सोशलिस्ट अंडरग्राउंड का शॉर्ट फॉर्म है, NSU। इसी संगठन ने जर्मनी के करीब 17 और सेलिब्रिटीज को जान से मारने की धमकी भेजी। तफ्तीश हुई तो पता चला धमकियों का कनेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से है। साल 2000 से 2007 के बीच NSU 2.0 जर्मनी में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका है। इसलिए जब ऐसी धमकी के मेल आते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। जून 2019 में इन नियो नाज़ियों ने वॉल्टर लुबके नाम के एक जर्मन लीडर के घर में घुसकर हत्या भी की, और हत्या की वजह शरणार्थियों के प्रति इस नेता की हमदर्दी। हिटलर और नाज़ियों से जुड़े इतिहास के कारण जर्मनी हमेशा एक अपराध बोध में रहता है। ये नाज़ी इतिहास पिछले 75 वर्षों से जर्मनी के स्वभाव और उसकी सामूहिक चेतना को प्रभावित करता आ रहा है।
युद्ध के बाद पैदा हुई पीढ़ियां इस इतिहास के कारण हमेशा से गिल्ट में रहीं। पॉलिसी के स्तर पर भी नाज़ी विचारधारा से जुड़े प्रतीकों को बैन किया गया। हिटलर और उससे जुड़ी विचारधारा ऐसा टैबू बन गई जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक तरफ इतनी हिचक, दूसरी तरफ ये नई धारा, हिटलर और उसकी विचारधारा में यकीन रखने वालों की धारा। इन्होंने अपना सीक्रेट सर्कल बना रखा है। ये लोग सेना और पुलिस में घुसपैठ कर चुके हैं। 2015 में जब चांसलर एंजेला मर्केल ने हजारों शरणार्थियों को जर्मनी में जगह दी, तब इन कट्टरपंथियों की गतिविधियां बढ़ गईं और आज की तारीख में राइट विंग और नियो नाजी ग्रुप का ये विस्तार जर्मनी की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। अहम संस्थाओं के भीतर एक्सट्रीम राइट विंग की सेंधमारी के बारे में जर्मन प्रशासन को खबर है, पिछले 1 दशक से है, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार करना अपने लिए अपमानजनक मानते रहे, इसलिए मुद्दे को दबाया जाता रहा। लेकिन अब जिस तरह से स्कैंडल सामने आ रहे हैं, अब दबाया जाना मुमकिन नहीं है। जर्मन लीडरशिप को मानना पड़ा कि उन्होंने समस्या को कम करके आंकने की गलती की और अब वो सुधार कर रहे हैं। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। कट्टरपंथ किसी भी देश का हो, किसी के लिए भी काम का नहीं होता है। वो किसी भी मजहब का हिमायती नहीं होता है और मजहब बाद में आया, पहले इंसान आया। जो मजहब किसी इंसान के खिलाफ क्रूरता बरतना सिखाए, उसके मजहब की वजह से वो दोस्त नहीं है। सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। अब पहली सुर्खी नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया से माफी मांगी है। अब ये कितनी बड़ी खबर है आप सोचिए, तानाशाह माफी मांग रहा है। हमने पिछले दिनों आपको सुर्खियों में बताया था कि साउथ कोरिया का एक अधिकारी था जो बॉर्डर पर गया नॉर्थ कोरिया में जाने के लिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने उस कर्मचारी को गोली मार दी, फिर उसकी लाश को जला दिया। इस पर दक्षिण कोरिया में नाराजगी हुई और इसी को देखते हुए किम ने माफी मांगी, हत्या को शर्मनाक बताया। दूसरी सुर्खी वेटिकन सिटी से है। वेटिकन के एक बड़े अधिकारी जोवानी एंजेलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? भ्रष्टाचार के केस में लिप्त पाए गए। आरोप है कि चर्च के पैसों से लंदन में एक आलीशान इमारत खरीदी। मामले की जांच चल रही है। जोवानी का इस्तीफा हो गया। तीसरी सुर्खी फ्रांस से है। एक 22 साल की महिला के साथ स्कर्ट पहनने के चलते मारपीट का मामला सामने आया। महिला का नाम एलिजाबेथ है। उनका कहना है कि 18 सितंबर को दोपहर वो घर से लौट रही थी। रास्ते में 3 लोगों ने हमला किया, चेहरे पर घूंसे मारे। ये तीनों एलिजाबेथ के स्कर्ट पहनने से नाराज थे। इस घटना को लेकर फ्रांस में बहुत नाराजगी है। सरकार ने इसे गंभीर मामला बताया है। फ्रेंच पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी। पिछले कुछ समय से फ्रांस में महिलाओं के कपड़ों को लेकर, उन्हें टारगेट किए जाने को लेकर कई कट्टरपंथी सिरफिरी घटनाएं सामने आई हैं। एक औरत क्या पहनेगी, ये उसका निजी मामला है। बाकी लोग जो लंबरदारी खुदमुख्तारी कर रहे हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनको कह देना चाहिए माइंड योर ओन बिजनेस। ये थी सुर्खियां। अब तारीख है 25 सितंबर। इसका संबंध एक स्कूल से, जहां छात्रों को एंट्री दिलाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। कहानी अमेरिका की है, उस दौर की जब गोरे और ब्लैक बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल थे। ये व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन 1950 वाले साल में कैंसस प्रांत में रहने वाले एक नागरिक ओलिवर ब्राउन ने बड़ी पहल की। उन्होंने अपनी बेटी लिंडा का दाखिला एक स्कूल में करवाया। इस स्कूल में केवल गोरी चमड़ी वाले बच्चे पढ़ते थे। ओलिवर और लिंडा ब्लैक थे, इसलिए स्कूल ने दाखिला देने से मना कर दिया। ओलिवर मामला लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने माना कि रंग के आधार पर भेदभाव गलत है। साथ ही अदालत ने सेपरेट बट इक्वल के सिद्धांत को भी बरकरार रखा। इसके मुताबिक अगर ब्लैक बच्चों के स्कूल को व्हाइट बच्चों के स्कूल जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, तो स्कूल में केवल एक ही रंग के बच्चों का दाखिला पक्षपात की श्रेणी में नहीं आएगा। फैसले के खिलाफ अपील हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 17 मई 1954 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा कि पब्लिक एजुकेशन में सेपरेट बट इक्वल वाला सिद्धांत असंवैधानिक है। कोई भी अमेरिकी स्कूल रंग या नस्ल के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पहली परीक्षा हुई आर्कनसास स्टेट की राजधानी लिटिल रॉक में। यहाँ एक स्कूल था, लिटिल रॉक सेंट्रल हाई स्कूल। सिर्फ गोरे बच्चे पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो लिटिल रॉक के 80 ब्लैक बच्चों ने स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन डाला। बच्चों ने दाखिले के लिए इंटरव्यू दिया। 17 बच्चे पास हो गए। इनमें से फिर 8 बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। बचे 9 बच्चे। ये 9 बच्चे 4 सितंबर 1957 को स्कूल पहुंचे, लेकिन इन्हें बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया गया। वहां मौजूद व्हाइट भीड़ ने बच्चों को नस्ल भेदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। 23 सितंबर को इन बच्चों ने दोबारा स्कूल में घुसने की कोशिश की। फिर से हालात हिंसक हो गए। एक बार फिर इन बच्चों का स्कूल में जाना टल गया। अगले रोज शहर के मेयर वुड्रो मान ने राष्ट्रपति आइजनहावर को टेलीग्राम भेजा, सेना की मदद मांगी। राष्ट्रपति आइजनहावर ने बच्चों को स्कूल में एंट्री दिलवाने के लिए सेना को लिटिल रॉक रवाना किया और इस तरह 25 सितंबर 1957 को अमेरिकी सेना की घेराबंदी में वो 9 ब्लैक बच्चे दाखिल हुए स्कूल में। अमेरिकी इतिहास में इन 9 बच्चों को लिटिल रॉक 9 कहा जाता है।
आज इस ऐतिहासिक घटना की 63वीं सालगिरह है। आज भी अमेरिका में दर्जनों जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसकी वजह है नस्ल भेद। पुलिस के हाथों मारी गई ब्लैक ब्रेओना टेलर के लिए इंसाफ मांग रहे लोग 2 रातों से सड़क पर हैं। सोचिए इतने बरस बाद भी अमेरिका अपना नस्ल भेदी चश्मा नहीं उतार पाया। सोचिए हमारे भारत में कैसा कैसा भेद होता है। भाषा के स्तर पर भेद, चमड़ी के स्तर पर भेद, जाति के स्तर पर भेद, लिंग के स्तर पर भेद, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कितने भेद गिनवाऊं आपको। तो हम जब अमेरिका की और दुनिया की कहानी सुनते हैं तो क्या अपनी नज़र में जो भेद चढ़े हैं उनको दूर कर पाते हैं? ये बात आप सोचिएगा ज़रूर। आगे विश्व कविता सुनाऊंगा, लेकिन आज तारीख में एक निजी दखल दे देता हूँ। 25 सितंबर की एक विश्व घटना आपने सुनी। 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। जनसंघ के अध्यक्ष रहे। मुगल सराय रेलवे यार्ड के बाहर उनकी लाश मिली। हत्या को लेकर संदेह था। किसी ने कहा लूट, किसी ने कहा राजनीतिक वजह। अभी भी पर्दा पड़ा है इस संदेह पर। जैसे शास्त्री जी की हत्या को लेकर बात होती है या सुभाष बाबू के जीवन को लेकर बात होती है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जब लाश मिली तो उनकी पार्टी और उनके विचार परिवार के जो लोग थे वो शोक में डूब गए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे कानपुर के बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह, संघ से जुड़े हुए थे। फिर वहां पर शोक सभा में ये संकल्प लिया गया कि एक दीनदयाल मर गया तो क्या हुआ, हम सैकड़ों दीनदयाल पैदा करेंगे जो राष्ट्र निर्माण में लगेंगे। इसी संकल्प के साथ कानपुर में एक विद्यालय शुरू किया गया जिसका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय। मैंने उसी विद्यालय से शिक्षा पाई है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, मेरे भीतर जो कुछ भी अच्छा है उसमें दीनदयाल विद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है। एक अच्छा स्कूल किसी की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए शिक्षा पर लगातार जोर दीजिए। अच्छे स्कूल, सबको सुविधा मिले ऐसे स्कूल, गरीब और अमीर का भेद ना करे ऐसे स्कूल, अच्छे अध्यापकों वाले स्कूल, चरित्र निर्माण करने वाले स्कूल और पढ़ाई को सिर्फ नौकरी का जरिया ना मानने वाले स्कूल, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाने वाले स्कूल, लेकिन घमंड से बचाने वाले स्कूल। स्कूल जो आपको सिखाते हैं कि सभी इंसान मनसा वाचा कर्मणा बराबर है। ऐसे स्कूल, ऐसी शिक्षा। दुनियादारी में आखिरी में विश्व कविता। आज बारी है बोस्निया के कवि इज्जत सरजलिक की। इनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है सरायेवो में किस्मत। अब ये शब्द तो आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना था। सरायेवो कविता की एक कहानी है जहां से ये नाम आता है। 1992 से 1996 तक एक सीज चला, एक घेराव चला सरायेवो का। ये बोस्निया के सर्ब राष्ट्रवादियों का घेराव था राजधानी सरायेवो पर। युद्धबंदी थी, घेराबंदी थी। आधुनिक युद्ध इतिहास में इतने लंबे समय तक एक शहर की घेराबंदी नहीं हुई। इज्जत सरजलिक ने इसी पर यह कविता लिखी थी। कविता का हिंदी में अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। कविता सुनिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सब कुछ मुमकिन है सरायवो की 1992 की वसंत ऋतु में, कि आप खड़े हों एक कतार में ब्रेड खरीदने के लिए और पहुंच जाएं किसी इमरजेंसी वार्ड में अपनी टांगे कटवाए हुए, और तब भी कह सकें कि किस्मत वाले रहे आप। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में।
ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।